अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। मखसूस नशिस्तों की पुकार, इलेक्शन कमीशन की ललकार, माइनस पीटीआई तो होगा। नेतन्याहू तो गया, ट्रंप परेशान, बाजी पलट गई, झूठ पकड़ा गया। मसीहा या कसाई, 20 नन्ही जानों का कातिल कौन, पाक पतन में आसमान कैसे गिरा। नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज। जिन्हें पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो जो कि सियासी रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। और शहर इक़्तिदार से मज़हर बरला साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसला आ गया है। तो इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि फ़ैसला हो गया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों में तकसीम होंगी। वो तहरीक इंसाफ जो 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद भी आज़ाद हैसियत में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई थी, आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ती जा रही है। माइनस इमरान खान की गूंज के बाद माइनस तहरीक इंसाफ भी होगी। अब ये सवाल जन्म ले चुका है। तो मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन के पास, अब अलॉटमेंट कब होने जा रही है? देखिए जी, कल उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा उन अरकान असम्बली का जो मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमातों को कोटा मिला है। लेकिन और ये पहले से पता था, यही फ़ैसला आना था और यही फ़ैसले की हमें बताया जा रहा था कि माइनस जो है ना वो पीटीआई होगा, माइनस जो है वो बानी पीटीआई होंगे, माइनस मखसूस नशिस्तें होंगी, ये नहीं मिलेंगी। और ये माशाल्लाह हमारे जो सियासी पंडित हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में हमें बताया करते थे कि जनाब ये खुशखबरी हम सुना रहे हैं, ये नवीद सुना रहे हैं कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। यानी जजों ने जो फैसला लिखना था वो फैसला पहले उनको सुना दिया गया था। अच्छा। और वो फिर बैठ के टीवी पे हमें सुनाते थे। अब माइनस तो पीटीआई आपने कर दी, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से और सैनेट से अददी तादाद में पार्लिमानी सियासत में आपने पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से तो कमज़ोर हो गई पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, अब जो सियासी पॉलिटिक्स है उसमें भी जब माइनस इमरान खान का फार्मूले की बात चल रही है, खुद अलीमा खान ने कहा है कि उनको माइनस किया जा रहा है, उसमें पार्टी के अपने अंदर साजिशें चल रही हैं, उसके अपने पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदियां मौजूद हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के जो हामी हैं और जो हुकूमत में है वो तो किसी सूरत में पीटीआई को रिलीफ नहीं देना चाहते, कोई सियासी रिलीफ नहीं देना चाहते, कोई बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलना। तो ऐसे लगता है कि जो मौजूदा सेटअप है, जो सियासी बंदोबस्त है, उसमें पीटीआई की जो स्पेस है वो दिन ब दिन कम होगी। अब पीटीआई को तहरीक चला सकेगी नहीं चला सकेगी ये अलग बहस है। और मैं बार बार कहता हूं कि पीटीआई अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पीटीआई कोई बड़ी अवामी तहरीक चला सके, क्योंकि उसके लिए जो तंजीम साजी थी वो ना होने के बराबर नजर आती है। और नंबर गेम भी अब ऐसा ही कुछ जाहिर कर रही है कि वो स्क्वीज होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद। मैं चाहती हूँ सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस फैसले को किस तरह से देखा। अब ये कहा जा रहा है कि आइन में मौजूद तरीका कार के तहत मखसूस नशिस्तों की तकसीम की जाएगी। आपने किस तरीके से देखा है? बहुत ही बुरी नजर से देखा है। और ये फैसला मतलब इन जजेस ने सुनाने में इतनी देर कर दी, हालांकि वो कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। किसी भी बच्चे के किसी गली मोहल्ले में जाकर किसी से पूछ लेते, वो ये फैसला बता देते कि फैसला ये आना है। क्योंकि जिन्होंने फैसला करना था 8 फरवरी को हमने उनके तेवर देख लिए थे। और मैं तो वो कहते हैं कि अपने पीटीआई के दोस्तों को भी बहुत पहले से बताती हुई आ रही हूँ कि अगर आप किसी वो कहते हैं ना कि काबिल गफलत का शिकार है या कोई थोड़ी सी आपको उम्मीद है तो वो आप उसको वो कर दे, क्योंकि ये सब कुछ वो कहते हैं ना कि जो बिसात बिछाई गई थी और जो ये सारा कुछ डिजाइन हुआ ना उसमें यही कुछ होना था। प्लानिंग थी कि फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है। भी आप देखें कि अभी वो नशिस्तों की 27वीं तरमीम की तरफ गामजन है। फिर उसके बाद सेनेट में जो केपीके में नहीं करवाया था, इसके बाद वो भी होगा, फिर ये सारा कुछ होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, जिन्होंने करना है एक ही दफा भाई कर लीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके। हालांकि ये तमाम चालों का हमें पता है, वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो चुका है। ये हम जब से होश संभाला है और तारीख पढ़ी है, जो तारीख पता नहीं किसने खुद ही लिखवाई होगी, उस तारीख में यही स्क्रिप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सारा बानो का यही कहना है कि ये सारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी नोन था, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
मज़हर बरलास साहब, आप मुझे बताएं कि जैसा कि सायरा जी ने भी कहा कि हर बात का पहले से इल्म था, यहाँ तक कि फ़ैसला भी पता था क्या आना है, तो अभी जो एक हैपनिंग हुई है, सीनियर जज का तकर्रुर किया गया है, जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज मुकर्रर किया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? लिस्ट भी जारी हो गई है। देखिए मुनीज़, 2-3 बातें हैं जो इस्लामाबाद में बड़ी गर्दिश कर रही हैं। एक बात तो यह है कि जो अभी आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रही थी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात कर रही थी, देखिए वो सीटें देने में जल्दी करेगा इलेक्शन कमीशन, चूँकि ये तयशुदा है कि उन्होंने वो सीटें देनी हैं, मगर उसके मुकाबले में PTI गौर कर रही है कि क्यों ना हम पंजाब से, वफाक से, बलोचिस्तान से और सिंध से इस्तीफ़े दे दें, ताकि जिन सीटों की बुनियाद पर ये सीटें दी गई हैं वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी जाए और KPK में ना इस्तीफ़े दिए जाएं, वहाँ उनकी हुकूमत है और वहाँ इनका मुकाबला किया जाए। दूसरा, जो देखिए पंजाब असम्बली में एक रेफरेंस भेजा है स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को कि जी अरकान गुत्थम गुत्था हुए, मान लिया गुत्थम गुत्था हुए, तो वो PTI के जो अरकान थे उनके ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भेज दिया, वो दीवारों के साथ गुत्थम गुत्था हुए थे या जिन्नात के साथ हुए थे, आखिर वो भी तो अरकान थे ना जिनके साथ गुत्थम गुत्था हुए, तो स्पीकर को चाहिए था उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस भेजते। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये ज़ाहिर है मौलाना साहब रो रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में कुछ नहीं मिला, वो कोशिश करेंगे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होगी। और ये जो लोग माइनस बानी चेयरमैन PTI या माइनस PTI सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आ जाइए अदालतों की तरफ, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है कि जो आसिफ अली जरदारी ने, जो सदर मुमलिकत हैं, आज उन्होंने जो एक तरह से चांदी चढ़ाया है कि उन्होंने इजाज़त दे दी है कि जनाब जजेस की ट्रांसफ़र हो सकती है, और उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया गया जज है उसको सीनियर भी मान लिया, उसकी सीनियरिटी मान ली है। हालांकि उससे पहले ये होता था कि जो बाहर से कोई जज आता था तो उसकी सीनियरिटी नहीं मानी जाती थी, वो एज ए जूनियर जज ज्वाइन करता था। अब इसका नुकसान ये होगा जी मुआशरे को, समाज को, हुकूमत को नहीं। हुकूमत को तो सहूलत हासिल हो जाएगी ना कि जिस हाई कोर्ट में भी वो समझेंगे कि चीफ जस्टिस हमारा मुखालिफ आ रहा है तो वहाँ किसी और हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाया करेगा। और उसको आपका पॉइंट आ गया है। अब मैं चाहती हूं कि जिस तरह जस्टिस डोगर को बनाया जा रहा है। कर लें सर, आपका पॉइंट आ गया। बट साहब आप मुझे बताएं कि आप ये सूरत हाल किस तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि कानून या अदलिया ये तो किसी की ताबे नहीं होती, इसका काम तो इंसाफ फराहम करना है। तो ये एक ऐसा इंसाफ है जो कि सिर्फ अपनी ज़ात को ही फराहम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बरलास साहब ने एक और बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसिडर कर रही है कि वो अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी हो जाए, तो उसके बाद क्या हालात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। देखिए पहली बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की जो अलाटमेंट है उसका नोटिफिकेशन मंडे पहले वर्किंग डे है, अब पीर या मंगल को उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत यानी 233 का फिगर आ जाएगा। और ये 2/3 का फिगर ही पाकिस्तान को बुलंदी पर लेके जाने के लिए ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल गया है। एक बात। दूसरी बात, मैं हैरान हूं अपने तमाम दोस्तों पर। तो मेरे दोस्त क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जनाब जल्दी में ये फैसला कर दिया गया। और भाई पढ़ते ले, 1 साल से ज़ायद ये केस चला है। और भाई ये इसको ये देख ले कि फैसला मनोवन लिखा आया, कहां से लिखा आया। मैं दावे से कहता हूं कि जो हालात फैक्ट एंड फिगर है, जो जजेस है, वो हम अगर 5 अफराद सुप्रीम कोर्ट के जज होते ना, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जो किताबों में लिखा है, जो 26वीं आईनी तरमीम में लिखा है, जो पाकिस्तान का कानून है, असूल है, उसके मुताबिक अगर फैसला करते, जिस तरह PTI ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की बात है, कोई जज भी हो वो इसको नवश्ता दीवार है कि वो ये कह ही नहीं सकता कि ये नशिस्तें जो है ये PTI की। और आखिरी फिक्रे 2 ले ले कि जो फरमा रहे हैं बरलास मेरे काबिल तराम भाई कि जनाब इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे पहले भी देते सी, आज तक पिटते पे ने PTI ये बंदे कि जनाब हमने रिजाइन क्यों किए थे। और अब रिजाइन देने वाली वो खत्म हो गई। वो जो बंदे थे ना PTI के अहम अफराद, वो तो कुछ पाबंदे सलासल है, कुछ बैरून मुल्क है। ये जो है ये तो मुनीज़े मेरे दोस्त है सारे,
अच्छा, ये जो मौजूदा वकीलों की क़यादत है ना, हाँ जी, इन्होंने क्या करना, इन्होंने इस्तीफा देने। सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सायरा जी, डॉक्टर साहब आइन और कानून की तो ऐसी बात करें, 26वीं जो तरमीम हुई है क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है? जिस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी हासिल करने के लिए लोगों को कैसी बातें करते हैं, मतलब वो बात करें जिससे आपके बाकी जो 3 साथी बैठे हैं हम भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि भट्ट साहब ने बड़ी अकल वाली गल की है। अच्छा, मतलब आइन और कानून और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है सायरा जी, टूटी फूटी कश्ती में आप बैठ के वो पार करना जी। मेरा ख्याल है मैं डिबेट ओपन करती हूँ और सायरा जी आप ही की बात से हम करना चाहेंगे कि पहले ये माइनस बानिए तहरीके इंसाफ हुआ और अब माइनस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किया जा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी जानिब सवाल लाई थी, सायरा जी आप इस बात का जवाब इसके साथ दे दीजिए। कोई भी माइनस किसी को नहीं कर सकता। क्या आपने जुल्फकार शहीद भुट्टो को माइनस कर दिया अदालती फैसले के जरिए? क्या बेनजीर भुट्टो को माइनस कर दिया आपने? क्या आपने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया था? वो बस इसी तरह की बातें। मैं फिर अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया, अभी भी कराची में उनके वोटर्स और उनके चाहने वाले बैठे हुए। सायरा आप दुरुस्त कह रही हैं, माइनस कभी भी इस मुल्क में नहीं। यहां तक मैं आपसे एग्री हूं, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, ये सारी बातें यहां तक ठीक है। कोई किसी को ना नवाज शरीफ को आप माइनस कर सकी, बहुत जोर लगा लिया नहीं हुआ, पाबंदे सलासल कर लिया, बाहर भिजवा दिया, सारी बातें। अब इमरान की बारी है, पाबंदे सलासल है, माइनस यहां तक, ये बात मैं आपसे मुतफिक हूं। लेकिन कहना आपसे ये चाहता हूं, आपने अभी फिक्रा फरमाया है कि जी 26वीं आईनी तरमीम आपने जनाब लोगों को अगवा कर लिया और पीटीआई फजलुर रहमान के पीछे भाग रही थी, उससे हैंडल नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम ना होती ना, उस वक्त फजलुर रहमान क्यों इनके हाथ से निकला? नाअहल क़यादत है जो मौजूदा क़यादत है। क्या आप उससे डिसएग्री हैं? सलमान आबिद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि जब 26वीं तरमीम की बात की जाएगी तो उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जैसे भी हुई है, जिस तरह से भी की गई है, आपने न सिर्फ आइन की पामाली की है बल्कि पूरे सियासी निज़ाम को और अदालती निज़ाम को आपने बिगाड़ के अंदर डाल दिया है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमारे यहाँ हर 2 साल के बाद एक सियासी शोशा छोड़ा जाता है किसी को माइनस करने का, ये कहां से पैदा होता है, कौन पैदा करता है, कौन इसका खालिक होता है, क्यों इसको निकाला जाता है, क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? आपके यहाँ जो सियासी क़यादत होती है वो सियासी अमल के ज़रिए नाहिल होती है या वो सियासी अमल के ज़रिए लाताल्लुक हो जाती है। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये माइनस वाली जो डिबेट है, या तो आप ये हक़ हुक्मरानी दे दें आवाम को, अवाम फैसला करें कि कौन माइनस होगा और कौन प्लस होगा, या फिर आप ये फैसले अगर अदालतों के अंदर देंगे और अगर आपके यहाँ पसे पर्दा बैठ के ये फैसले होंगे तो फिर तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर आप जो है फातिहा पढ़ लें, तो फिर आपने निज़ाम चलाना ही नहीं है। बरला साहब आखिरी 1 मिनट है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप तो मुझे आखिरी 1 मिनट में चंद सेकंड देती हैं। गुजारिश ये है कि 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम भी होने जा रही है और बहुत कुछ माइनस होने जा रहा है। पोस्ट रफीक तारड़ सिस्टम आने की बातें हो रही हैं, अभी ईवान सदर से भी इस्तीफ़ा आने की बातें हो रही हैं और भी इस्तीफ़े आने की बातें हो रही हैं। और पोस्ट रफीक तारड़, मैं फिर से कह रहा हूँ, पोस्ट रफीक तारड़ मॉडल आने वाला है, कोई और आने वाला है। जी हाँ, ये बहुत सी तरमीमें, अभी 1 साल का वक्फा है, आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन 1 साल बाद आप लोग अपने अंदाजे इसी तरह लगाई रखें, लेकिन ये तो वक्त आने पर ही तय पाएगा कि होगा क्या। आया ये हुकूमत अपना वक्त मुकम्मल करेगी या फिर जो पेशन गोइयाँ की जा रही हैं बरला साहब की तरफ से, शहजाद हुसैन भट्ट साहब की तरफ से, ये होगा। मगर तरीक़ाकार यही है कि इस किस्म की बातें तो आती रहती हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस नहीं कर सके, हम PMLN में से नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सके। नज़रिए को माइनस कभी भी नहीं किया जा सकता, और अगर अवाम के मुंतखब हुक्मरानों को इसी तरह से निकालने का सिलसिला जारी रहा तो फिर तो फातिहा पढ़ लेनी चाहिए हमें इस अपने पूरे सिस्टम के ऊपर, इस कौमी निज़ाम के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे नेतन्याहू तो गया, ट्रंप परेशान, बाजी पलट गई, झूठ पकड़ा गया। वेलकम बैक। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर अमरीकी सदर कुछ बरहम दिखाई देते हैं। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि आहिस्ता आहिस्ता ईरान पर अमरीकी हमलों का पोल खुलता जा रहा है।
ईरानी जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल और तंसीबात तबाह होने पर सवालात उठ रहे थे कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई और रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा बशमूल अफजूदा यूरेनियम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए, बल्कि ये प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए पीछे चला गया है। रिपोर्ट में ये भी शाया किया गया है कि मुमकिन है कि ईरान ने कुछ अफजूदा यूरेनियम हमले से कबल ही दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया हो, जबकि ट्रंप इससे कबल ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। मगर रिपोर्ट के बाद बज़ाहिर सुप्रीम लीडर जंग जीतने का दावा कर रहे थे। क्या ये दावा दुरुस्त है और क्या ट्रंप इसराइल अदालतों पर दबाव डालकर नेतन्याहू के मुतालिक फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं? तो ये तमाम सवालात जो हैं वो इनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मज़हर बल्ला साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि अमरीकी सदर इतनी ज़्यादा पुश्त पनाही कर रहे हैं, नेतन्याहू की अदालती कार्रवाई के अंदर भी मुदाखलत कर रहे हैं? मसला क्या है? देखिए, वो कारोबारी आदमी हैं, कारोबारी मफादात होंगे नेतन्याहू के, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के, जिस तरह अडानी के, यानी मोदी का एक पार्टनर है मिस्टर अडानी, ये 70% का नुकसान हुआ है उसको। ठीक है जी। अब ये चूँकि बिजनेस के लोग हैं, इनके ज़ाहिर है मफादात हैं। अब अमरीकी सदर जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, देखिए इसराइल में ठीक है, हम उसे तस्लीम नहीं करते, हम उसे नाजायज़ समझते हैं, लेकिन वहाँ एक अदालती निज़ाम है। वो अदालती निज़ाम नेतन्याहू को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तरह नहीं है वहाँ कि आज वकील नहीं आया, सुबह जज नहीं आया, परसों फ़लाँ हो गया, उसके अगले दिन फ़लाँ हो गया। नहीं, वहाँ जब बहानेबाजी शुरू करने की कोशिश की नेतन्याहू के वकील ने, तो अदालत ने बहाना नहीं माना और उस पर करप्शन चार्जेस हैं, ज़ाहिर है। और ये जहाँ तक ये बात है ना कि जौहरी जी तनसीबात तबाह कर दी, नहीं, ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना कि जी कुछ तबाह हुई हैं। मुझे जो इतलात हैं वो ये हैं कि ईरान की एटमी तनसीबात को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा। वो मार्च में ही कहीं और मुंतकिल कर चुके थे पहाड़ों में। जी, और इतलात ये हैं कि इसी साल किसी वक्त भी ईरान जो है वो एटमी धमाके करके खुद को एटमी ताकत मनवा लेगा। अब जहाँ तक ये है कि सुप्रीम लीडर जंग जीत चुके हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल जीत चुके हैं, इसलिए कि जंग बंदी की दरख्वास्त कहाँ से आई? क्या जो कतर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा नहीं कि अमरीकियों ने दरख्वास्त की कि ईरानी क़यादत से बात करें और जंग बंदी पे कायल करें उन्हें? तो दरख्वास्त वही करता है जो पिट रहा हो। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आखिरी 2 दिन तो इसराइल पे बड़े भारी गुजरे, तो जो पिट रहा था, जो हार रहा था, उसने दरख्वास्त की थी। ठीक है, मैं समझता हूँ ईरान ने ये जंग जीती है, बड़े धड़ल्ले से जीती है। ईरान एक पावर बन चुका है और ईरान एटमी ताकत भी इसी साल बनने वाला है। ठीक है मज़हर बल्ला साहब, आपने एक बड़ा इंकशाफ किया है, एटमी ताकत बन सकता है ईरान और वो भी इसी साल। लेकिन डिप्टी कमांडर पासदारान इनकलाब ये कहते हैं कि अभी तो ईरान ने सिर्फ 5% का अमली मुजाहिरा दिखाया है इसराइल को। 5% मिसाइल चलाए हैं, 95% तो अभी दिखाया ही नहीं है। ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा सवालात पैदा कर रही हैं। मगर हम अमरीकी सदर के जब ट्वीट देखते हैं तो वो हमें हैरत में मुब्तला कर देते हैं, अजीब और गरीब बातें वो करते हैं। सायरा जी, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैंने तो आपको कल भी बोला था कि मुझे कोई मेंटली स्टेबल इंसान लगता ही नहीं है। पल में तोला पल में मासा। और उनको देख के एक अमूमी घर में एक किरदार होता है फैमिलीज में कि एक खातून जरूर होती है हर फैमिली में, जो सब में झगड़े भी करवाती है और फिर वो बैठ के बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ तुम सब लोग मिलजुल कर एक छत के नीचे रहो। यानी कि उधर से वो इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, फिर इधर से ईरान की तारीफ कर रहे हैं, उधर से मोदी को जलील किया, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल और मोदी को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, महमूद अयाज को, कि भाई इन दोनों ने मेरी बात मानी। तो उनकी कौन सी बात हो, उनका कोई एजेंडा कोई दूसरा ही लगता है। और जिस किस्म की वो ट्वीट्स करते हैं और जिस किस्म बात कर रहे हैं, मैंने तो देखे जी, आपको पहले ही बोला था पुष्टपनी है। साफ बोलूं तो लगता है जैसे मुस्लिम है। आपने लैपटॉप में लगता कि वो जो क्या उसमें ट्रम्प था और उस पीछे हमने शहजाद को भी देखा कि जिनकी तलवारें जंग आलूद हैं। मैं क्या कह सकती,
मुझे उनके किसी भी बयान पे मैं क्या आपको कोई तज्जिया या राय क्या पेश करूं कि जिस बंदे का सुबह वो एक ट्वीट आती है और रात में वो पलट के दूसरी ट्वीट आती है, क्या उस पर तबसरा हो सकता है? बाकी सीनियर्स बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। नेतन्याहू कहीं जा रहा है, अदालती कार्रवाइयां भी आपके सामने हैं और बज़ाहिर लगता है कि अमरीकी सदर खुद थोड़े से परेशान हो गए हैं कि इतनी संजीदगी से अगर नेतन्याहू के खिलाफ इन अदालती कार्रवाइयों को परसू किया जा रहा है। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि नेतन्याहू हो, ट्रंप के ये दो बच्चे हैं, एक भारतीय वज़ीर आज़म और एक इसराइली। अब ये दो बच्चों को वो बगल में लेके एक लेफ्ट और राइट गोद में उठा के ना यूं मार्केट में घूम रहा है। अब जो आपका सवाल है कि दौरान समात इसराइली अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि नेतन्याहू का जो मुकदमा है उसका ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। सवाल ये है कि अमेरिका खुलकर आ गया है। अमेरिका के सदर ने दावा किया है कि नेतन्याहू को इस अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। यानी ट्रंप कहता है जो मेरे साथ किया है वो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है। अच्छा, क्यों कह रहा है? अमेरिका हर साल अरबों डॉलर जो खर्च करता है, अमेरिका इस कार्रवाई को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका बच्चा जो है वो पाबंद सलासल हो जाए। अमेरिकी जो भाई बात कर रहे थे, इसराइली अदालतें जो है वो ट्रंप के यूं करके पपेट है, बिल्कुल बेसलेस अदालतें हैं। इसलिए 3 बार फर्द जुर्म आयद हो चुकी है नेतन्याहू पे और आइंदा भी नेतन्याहू के साथ कुछ नहीं होना। आखिरी 2 लाइनें मैं आपको कह दूं, ईरान ने जो जंग जीती है बिल्कुल जीती है, दुरुस्त बात कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से जीती है। इसको मत भूलिएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया है ईरान के लिए। और जो मैं आप लोग मेरी बात यकीन नहीं करते थे, आइंदा भी आखिरी बात याद रखिएगा, ये ही फील्ड मार्शल जो है ये मुनसिफाना फैसले ईरान, इसराइल, सऊदी अरब, ट्रंप के ये शख्स ही करवाया करेंगे। ये मेरी बात याद रखिए। सलमान आबिद साहब, अमरीकी सदर जिस बात का दावा करते थे वो गलत पड़ती दिखाई दे रही है। अब आप नेतन्याहू को ही देख लें, वो कहते हैं कि ईरान पर अगर हमले बंद हो गए हैं या इस गज़ा की जानिब अमन की बात की जा रही है तो इसका क्रेडिट भी इसराइल को दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के मामले में वो कहता है कि मुकम्मल तौर पर उसकी जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया और कई साल पीछे धकेल दिया, मगर हर महाज पर लगता है कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जंगों के अंदर अमूमी तौर पे हर फरीक अपनी अपनी जीत के दावे करता है। अच्छा। ये कोई अनोनी बात नहीं है, दुनिया में इसी तरह से ही होता है। जंगें जब होती हैं हर फरीक कहता है कि हमने अपनी बर्तरी हासिल की है। असल सवाल ये है कि क्या इस जंग के नतीजे में ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म हो गया है? क्या इस जंग के नतीजे में अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया है? क्या इसके नतीजे में इसराइल को दुनिया में जो तस्लीम कराने की मुहिम है क्या वो ख़त्म हो गई है? मैंने बार बार आपको ये कहता हूँ कि ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा और इसमें कई अरब ममालिक, ये जो व्हाट्सएप बड़े जोश में कह जाते हैं, मुस्लिम ममालिक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये साथ देंगे अमेरिका का, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। वो इकनॉमिक्स के ऊपर बेस करते हैं, वो ताकत के ऊपर बेस करते हैं, वो अपने दूसरे चीज़ों के ऊपर देखते हैं। मज़हब की बुनियाद के ऊपर सफारतकारी नहीं चलती। इसलिए मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू की लड़ाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, और भाई डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप तो बाद में आया है। हमेशा से इसराइल का पार्टनर अमेरिका रहा है, जिस तरह से इंडिया को वो अपना पार्टनर मानता है। तो इसलिए जो अभी दुनिया की पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं और बहुत डायनामिक्स बदलेंगे। इसलिए ईरान का और इसराइल के दावे अपनी जगह, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिनके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल दुनिया में जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के पार्ट होते हैं तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से आइसोलेशन इख्तियार नहीं कर सकते, आप उससे कट कर एक नई दुनिया आबाद नहीं कर सकते। तो इसलिए ईरान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो या मुस्लिम कंट्रीज हो, इनको एक रेड लाइन के अंदर अंदर अपने दायरे कार मेंटेन करने होंगे और तभी ये निज़ाम चलेगा, अदरवाइज ये चल नहीं सकेगा, नई जंगें पैदा करेगा।
ठीक है सलमान आबिद साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट सामने आ रहे हैं उनमें परेशानी का इजहार किया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट जो कार्रवाइयां जारी हैं। मगर दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मार्को रूबियो की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें देखकर लगता है कि किसी भी तौर पर अमन की बात नहीं हो रही। एक तरफ नॉमिनेट किया जाता है अमरीकी सदर को कि उन्हें पीस अवार्ड दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ये सारी बातें, इनकी इंडिकेशंस दुरुस्त नहीं है। हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद बात करेंगे कि मसीहा हो या कसाई, 20 नन्ही जानों का कातिल कौन, पाक पतन में आसमान कैसे गिरा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब में। मसीहा या कसाई, 20 नन्ही जानों का कातिल कौन है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाक पतन में पेश आए वाक़े ने पंजाब हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। पाक पतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक हफ्ते में 20 बच्चों की मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तहकीकाती कमेटी ने तबई मौत कहकर जान छुड़ा ली है, लेकिन सवाल ये है कि अगर तबई मौत वजह थी तो अस्पताल के अमले को मुअत्तल क्यों किया गया। मज़हर बरलास साहब, मुझे बताएं कि ये जो 20 बच्चे तबई मौत कहा जा रहा है कि मर गए हैं, आखिर तबई मौत अगर थी ही तो फिर अस्पताल इंतज़ामिया को क्यों बरतरफ किया गया। मुनीज़े, गुजारिश ये है कि एक तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाक पतन में कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई आफत नहीं आई, कोई सैलाब नहीं आया। ज़ाहिर है वहाँ रूटीन के तहत सारे काम चल रहे थे, मगर हमें अपने निज़ाम को देखना चाहिए कि ये कैसा सिस्टम है कि 20 जानें चली जाती हैं और इंक्वायरी कमेटी कह देती है कि जी कुछ नहीं हुआ, तबई मौत हुई है। यानी अजीब व गरीब सिस्टम है कि चोरों की तहकीकात चोर करते हैं। यही तो इस मुल्क का निज़ाम है, जिससे मैं बड़ा तप जाता हूँ। एक झगड़ा है मेरा इस मुल्क के इस निज़ाम के साथ कि चोरों की इंक्वायरी चोर करते हैं और वो फिर चोरों को बचा लेते हैं। इसीलिए ये दरिंदे, ये कसाई बचे हुए हैं, ये पूरे पंजाब में बचे हुए हैं। ये यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। वो जो 20 घरों के चिराग बुझ गए, वो घर जाने, उनके उर्सा जाने, उनकी माएँ जाने, जिनकी सारी ज़िंदगी आंसुओं में गुजर जाएगी, जिनके चिराग गए हैं। इनका क्या गया है? ये कसाई हैं। आप अस्पतालों में जाके देखिए। और फिर एक और जो जुल्म हुआ है कि गरीब बंदे जो इलाज करवाते थे, उनके लिए हेल्थ कार्ड भी हुकूमत ने बंद कर दिया, कर दे बंद। और वो जो आपने 700 अरब का इजाफा किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ये सायरा बानो मानेगी कि सिंध में इस नाम पे वोट लिए जाते हैं कि ये बेनज़ीर का पैसा है जो आपको मिल रहा है। इसका नाम बदलना चाहिए इस प्रोग्राम का। क्यों ये पाकिस्तान के खजाने से जाता है? ये भुट्टो की जगीर से ये पैसे नहीं जा रहे। सर, आपका वक्त मुकम्मल हो गया है और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप इस पर रोशनी डालें कि मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि जब 7 बच्चों की हलाकत हुई थी तो उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मेंबर्स भी यही डॉक्टर्स और यही नर्सेस थे। वही बात जो बरलास साहब कर रहे हैं, ये कैसे होता है? देखें, अभी हमने कल केपी में तमाशा देखा, बड़ा शोर मचाया उसके ऊपर जी। सिंध में बारिशें हो रही हैं और हम देख रहे हैं कराची के अंदर क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, पंजाब को जिसको बहुत आला बनाकर पेश किया जाता है उसकी सूरत हाल भी अब आपको पता चल गई है। पाकिस्तान का पूरा गवर्नेंस का निज़ाम नाकाम हो चुका है। ये एक फेल शुदा एक है जिसके ऊपर हम एक निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस निज़ाम को फाल करने के लिए क्या इस मुल्क में कोई स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है? क्या कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है? क्या कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह हैं? सब अपनी अपनी राग लापते हैं। हमसे बेहतर कोई हुक्मरान नहीं है। अभी अब कल बुहारी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना, आज करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ख्वाजा सलमान साहब को बुलाए ना, ख्वाजा इमरान नज़ीर को बुलाए ना, पूछे ना कि ये क्या हुआ है पंजाब के अंदर। और ये एक अजीब व गरीब तमाशा, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। पंजाब के कई अस्पतालों में, पाक पतन में, बूरेवाला में, बिहाड़ी में, मुल्तान में, सरगोदा में इस तरह के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं
लेकिन हमारा अस्पताल का सिस्टम जो है वो सिवाय मिनिस्टरों के छापे मारने का, चीफ मिनिस्टर के छापे मारने तक, चंद लोगों को सस्पेंड करने तक महदूद होता है। लेकिन जो असल ट्रांसफॉर्म करने हैं अस्पताल, जिसको हमने सही तरीके से अकाउंटेबल करना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपने देखा कि जी हम हेल्थ पे क्या पैसे खर्च करते हैं, तालीम पे क्या पैसे खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या पैसे खर्च करते हैं। सारी कौम को हमने प्राइवेट अस्पतालों के पीछे लगा दिया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके इलाज करें। सरकारी अस्पतालों में आपके पास इलाज की वो सहूलतें नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि इसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात हो, और अगर इंतजामिया मुलव्वस है, इदारे मुलव्वस हैं, तो उनको अकाउंटेबल करें। मगर ना ये तमाशा जो है आज पाकपतन में हो रहा है, कल किसी मेलसी में होगा, परसों किसी और जगह पे होगा, ये हम तमाशा देखते रहेंगे, इंसानी जानों से खेलते रहेंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं इसे रोका जाएगा तो फिर ये सिलसिला तो ऐसे ही चलेगा। सायरा जी, मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि आप भी एक माँ हैं, और जब एक बच्चे को तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ माँ को कितनी होती है। यहाँ पर एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चे मर जाते हैं और कहा जाता है तबई मौत है, जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही है, तबई मौत कहकर जान छुड़ाई जा रही है। तो आप इस निजाम को क्या कहती हैं? ये तो गला सड़ा निजाम है, इस निजाम को क्या कहना। और आपने माँ से मुझे अच्छा याद दिलाया कि वो आ गई है, वो आ गई है, और सऊदी माँ आ गई है, जो माँ बच्चों को दिल के बहुत करीब देखती हैं और उसके बाद उनका आंसू भी निकल आते हैं। क्या उन्होंने कल से क्या कार्रवाई की? इनके जो यहाँ पर बजरा और मुशरा बैठकर वो कहते हैं कि एक ब्लेम गेम चल रही है, वो केपी की तरफ उंगली कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो उसकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है, जो आवाम है, उनकी दुख तकलीफ परेशानी में कोई भी नहीं देखता। अब वो जो मासूम बच्चे हैं, किसी की खुदा जाने कितनी मनतो मुरादों से वो बच्चा पैदा हुआ होगा, किसी के क्या पता 7 साल बाद हुआ हो, किसी की शादी के 10 साल बाद हुआ हो। इन्होंने सिर्फ ये कह के कि वो तबाही मौत थी, वो तबाही मौत नहीं थी। अगर हम नश्तर हॉस्पिटल की छत पर 700 लाशों की सही इंक्वायरी कर लेते, अगर हम रहीमिया खान में जो वो कहते हैं ना कि 15-20 लोगों के गुर्दे निकाल लिए गए, उनकी इंक्वायरी कर लेते तो ये ना आता। और मुनीज़े, एक बात बार बार मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है, नौमौलूद बच्चे। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो स्किन ट्रीटमेंट और ये वाली जो इंडस्ट्री है, ये पूरे अरूज पर है कि कोई इंसान भी अपनी उस उम्र तक पहुंचना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि 24, वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी मरते दम तक इस चेहरे पे बाहर रहे। तो ये आपने देखा होगा कि ये बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा उसकी नाव, उसमें उसको ब्लड निकाला जाता है जो कि स्किन की रीजेनरेशन के लिए यूज होता है। मेरा जो दिमाग, अगर आप मुझसे पूछ रही है, मुझे मेरा जहन बार बार उस तरफ जा रहा है, मेरा जहन बार बार उस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम जिस किस्म के यहाँ पर लोग मुसल्लत किए हुए हैं और जिस किस्म के यहाँ पर जो वो कहते हैं कि नीचे का निजाम खराब है, कुछ बैद नहीं है। अगर लोगों के गुर्दे निकाल सकते हैं, आंखें निकाल सकते हैं, तो इस स्किन इंडस्ट्री के लिए उन बच्चों के प्लेसेंटा से ब्लड भी लिया होगा। ठीक है सायरा जी, लेकिन ये बात तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आएगी तभी हम इस पर कुछ कह सकते हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, तनकीद भी बहुत हो रही थी केपी के गवर्नमेंट पर सवात इंसिडेंट के बाद, अब क्या कहेंगे, कहाँ है सब? दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े। देखिए, इंतहाई दुख अफसोस वाक़यात यहाँ तक ठीक है, और इसकी इंक्वायरी हुई जो रद्द हो गई, अब एक मज़ीद इंक्वायरी हो रही है। मैंने पाकपतन में अपने बाइतमाद ज़राए को टच किया है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये नाइली है उस हॉस्पिटल में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जिम्मेदारी एक शख्स पर है और वो उसको अक्सर ढूंढना पड़ता है, हॉस्पिटल की नाइली है। दूसरी बात, वहाँ पर ये जितने बच्चे जाँ बाक हुए हैं, ये हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये बच्चे बाहर से आए हैं। ये निजी अस्पताल जो पाकपतन में बने हुए हैं, वहां पर ये बच्चे पैदा हुए, ऑक्सीजन ना मिलने के बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए और बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर ये अदारे खुले हुए हैं तो डीसी कहाँ सोया हुआ है, वो उसको बंद करे। इन हॉस्पिटल्स को, जो निजी हॉस्पिटल है, यहां तक भी ठीक है। अब जो कमिश्नर ने इंक्वायरी हाई ऑप्स को दी है, उसके मुताबिक जो असल मरकजी मुलजम है उनको सामने लाया जा रहा है और उनको पाबंदे सलासल भी किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ, दरिया सवात में 13 अफराद डूब गए और वजीर आला केपी के उसको इस्तीफे का मुतालबा कर दिया नून लीग ने। यार बड़ा अफसोस है, मुतालबा कर दिया। ये कहाँ है पीटीआई? सोई हुई है जो पाकपतन में जाकर धमाले डाला करती थी, पाकपतन पाकपतन पाकपतन। आज बहना वजीर आला पंजाब से कि मुस्तीफा दे, क्यों नहीं इस्तीफा देती? ये पीटीआई सोई हुई है। यही तो समझा रहा मुनीज़े, ये सारी मैनेज है पीटीआई, ये डिजाइन है।
इस वक्त पीटीआई को चाहिए कहां से आके पंजाब हुकूमत को सस्पेंड करने का क्यों नहीं कर रही? और पीटीआई ने सस्पेंड करना यार, आप मुझे बताएं। तो मुतालबा पहले वो जवाब तो दें, चीफ मिनिस्टर तो जवाब दें यार, वजीर सेहत तो जवाब दे दें, उनसे तो पूछ लें। तो यार केपीके का तो हमने कल मातम कर लिया ना, आज जिसका मातम कर रहे हैं उसके ऊपर तो बात कर लें यार। मैं यही कह रहा हूँ, पीटीआई का कोई एक शख्स है मुनीज़े जो ये कह रहा है कि मरियम नवाज रिजाइन करे। यार आप करें ना, आप करें, आप करें। लाशों पर सियासत करते हुए तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये सब बच्चे तो पाकिस्तान के थे ना, ये तमाम पाकिस्तानी थे। इनकी मौत के ऊपर कोई मजम्मत, कोई बयान तो वजीर आला की जानिब से सामने आए, वजीर सेहत की जानिब से सामने आए, मगर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक शेर पे इस गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूंगी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।